तो जैसे कि हम जानते हैं कि आपके जो हाफ ईयरली एग्जाम्स हैं बिल्कुल सर पर हैं, तो बहुत से बच्चों ने अपना चैप्टर 2 ऑफ बिजनेस स्टडीज प्रिपेयर कर लिया होगा, दैट इज प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, राइट। तो अब बेटा उन बच्चों के लिए बहुत ही बढ़िया सेशन रहेगा ये, क्योंकि आप इस सेशन से अपने आप को सेल्फ एनालाइज कर सकते हैं कि प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट का जो चैप्टर आप लोगों ने प्रिपेयर किया है वो आपने ठीक से प्रिपेयर किया है या नहीं। जय श्री श्याम एवरीवन, दिस इज योर एडुकेटर साक्षी दुआ, वेलकम्स यू टू क्लास 12 ग्रूमिंग एजुकेशन। तो इस वीडियो में बेटा हम लोग बात करने वाले हैं कुछ केस स्टडीज ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट की। चलिए स्टार्ट करते हैं विद द क्वेश्चंस। So question number 1, by profession F.W. Taylor was a, F.W. Taylor का प्रोफेशन क्या था? The options are A, mechanical engineer, B, mining engineer, C, psychologist, D, human resource officer। तो बेटा we know that जो F.W. Taylor हैं उनका प्रोफेशन था मैकेनिकल इंजीनियर, सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट हैव बीन डेवलप्ड ऑन द बेसिस ऑफ। प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट यानी कि मैनेजमेंट के सिद्धांत, मतलब ऐसी गाइडलाइंस जिससे मैनेजर्स को ये पता लगता है कि क्या चीज उनके लिए ठीक है और क्या चीज उनके लिए ठीक नहीं है। तो ये डेवलप कौन से बेसिस पे हुए थे, ये फॉर्म कौन से बेसिस पे हुए थे? द ऑप्शंस आर ए ऑब्जर्वेशन, बी एक्सपेरिमेंटेशन, सी पर्सनल एक्सपीरियंसेस ऑफ द मैनेजर, डी ऑल ऑफ द अबव। तो बेटा जो प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट हैं ये डेवलप हुए थे ऑन द बेसिस ऑफ ऑब्जर्वेशन, ऑब्जर्वेशन के बेसिस पे एक्सपेरिमेंट्स कंडक्ट करके, और साथ में पर्सनल एक्सपीरियंसेस जो भी हैं मैनेजर के, है ना। मैनेजर जब भी मैनेजमेंट करता है तो उसके कुछ एक्सपीरियंसेस उसे मिलते हैं, राइट, उसकी कुछ लर्निंग्स उसे मिलती हैं, तो उन पर्सनल एक्सपीरियंसेस के बेसिस पे भी प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट को डेवलप किया गया है। सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन, दैट इज ऑल ऑफ द अबव। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट कैन बी मॉडिफाइड बाय द मैनेजर व्हेन द सिचुएशन डिमांड। मॉडिफाइड का मतलब क्या होता है? चेंज करा लेना, ठीक है, चेंज कर देना। तो बेटा क्या बोल रहे हैं, जो प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट है वो चेंज हो सकते हैं अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट्स ऑफ द सिचुएशन, मतलब अकॉर्डिंग टू द डिमांड्स ऑफ द सिचुएशन। This statement implies that the principles of management are। अब इस स्टेटमेंट से हमें क्या पता लग रहा है प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट के बारे में? द ऑप्शंस आर ए, प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट आर रिजिड, रिजिड मतलब कि हम प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट को चेंज नहीं कर सकते हैं। बी, कॉन्टिंजेंट, कॉन्टिंजेंट मतलब कि प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट सिचुएशन टू सिचुएशन डिपेंड करता है, ठीक है। सी, फ्लेक्सिबल, फ्लेक्सिबल मतलब कि प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट में चेंजेस ला सकते हैं। फ्लेक्सिबल मतलब हम डायनेमिक भी बोल सकते हैं यहाँ पर, डायनेमिक। एंड डी, यूनिवर्सली एप्लीकेबल, यूनिवर्सली एप्लीकेबल मतलब परवेसिव, इट इज एप्लीकेबल इन ऑल द ऑर्गेनाइजेशन, इट इज अप्लाइड इन ऑल द ऑर्गेनाइजेशंस। तो बेटा ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन विच इज फ्लेक्सिबल, क्योंकि यहां पर जो फोकस किया जा रहा है वो किया जा रहा है चेंज के ऊपर, राइट, कि प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट को मॉडिफाई कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू द सिचुएशनल डिमांड्स, राइट। तो यहां पर जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन सी विच इज फ्लेक्सिबल। Moving on to the next question, principles of management emphasize on logical and rational decision making rather than on the basis of bias and prejudice। तो क्या बोल रहे हैं कि प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट ये बोलता है कि जब भी डिसीजन मेकिंग की जाए वो डिसीजन मेकिंग लॉजिकल होनी चाहिए, मतलब लॉजिक्स पे बेस्ड होनी चाहिए, और रैशनल होनी चाहिए, रैशनल मतलब समझदार होकर की जानी चाहिए डिसीजन मेकिंग, ना कि बायसनेस एंड प्रीजुडाइज के ऊपर। प्रीजुडाइज मतलब जो चीजें मतलब ऑलरेडी माइंड में सेट है बस वही कंसीडर कर लेना, ठीक है, और बहुत ही स्टीरियोटाइप्स को फॉलो करते हुए आपकी डिसीजन मेकिंग चल रही है। बायसनेस, पार्शियलिटी करते हुए आप डिसीजन लो किसी के साथ। तो यहां पर बताएं, द गिवन स्टेटमेंट हाईलाइट्स दैट द नॉलेज ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट लीड्स टू। तो इससे हमें क्या पता लग रहा है, जो हमें स्टेटमेंट दे रखी है कि जो डिसीजन मेकिंग होनी चाहिए, ठीक है, वो कैसी होनी चाहिए? लॉजिकल एंड रैशनल। तो इससे हमें क्या पता लग रहा है? ए, प्रोवाइडिंग मैनेजर्स विद इनसाइट, यूजफुल इनसाइट इनटू रियलिटी, बी, साइंटिफिक डिसीजंस, सी, मीटिंग चेंजिंग एनवायरमेंटल रिक्वायरमेंट्स, डी, ऑल ऑफ द अबव। तो बेटा यहाँ पे ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन विच इज साइंटिफिक डिसीजंस। देखिए स्टेटमेंट पे फोकस किया जा रहा है
देखिए स्टेटमेंट में फोकस किया जा रहा है ऑन डिसीजंस, राइट, और बोला जा रहा है कि जो भी डिसीजंस लिए जाएं वो लॉजिकल होने चाहिए और रैशनल होने चाहिए। तो मतलब साइंस के डिसीजंस ही तो होते हैं, साइंटिफिक डिसीजंस ही होते हैं जो लॉजिकल होते हैं। दैट्स व्हाई ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट के प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग द एम्प्लॉय शुड बी रिवॉर्डेड फॉर देयर सजेशंस व्हिच रिजल्ट्स इन सब्सटैंशियल रिडक्शन इन द कॉस्ट। क्या बोल रहे हैं कि एक प्रिंसिपल ऐसा है, एक प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट ऐसा है जो ये बोलता है कि एम्प्लॉइज ने अगर आपको कोई ऐसा सजेशन दिया है जिससे कि कॉस्ट कटिंग हो गई है ऑर्गेनाइजेशन में, कॉस्ट कम हो गई है ऑर्गेनाइजेशन में, यानी कि प्रॉफिट बढ़ गया है, तो उस एम्प्लॉय को रिवॉर्ड दिया जाना चाहिए, उस एम्प्लॉय को कुछ ना कुछ रिटर्न में दिया जाना चाहिए। तो अब ये क्या सिग्निफाई कर रहा है? ए, साइंस नॉट रूल ऑफ थंब, बी, कॉपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म, सी, हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड, डी, ऑल ऑफ द अबव। तो बेटा द आंसर इज कॉपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म। ठीक है, कॉपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म एक साइंटिफिक मैनेजमेंट है जिसमें फोकस किया गया है कि एम्प्लॉइज को सजेशन देने चाहिए ऑर्गेनाइजेशन को, और जब भी ऑर्गेनाइजेशन को अगर फायदा होता है उनके सजेशन से तो उन्हें ऑर्गेनाइजेशन को क्या करना चाहिए? रिवॉर्ड करना चाहिए ऐसे एम्प्लॉइज को जिन्होंने सजेशन दिया है। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसीडरिंग द फैक्ट दैट देयर इज डिफिकल्ट टू फाइंड आउट वन सिंगल पर्सन विद द नीडेड क्वालिटीज, Taylor suggested appointment of a specialist through this technique of scientific management. Identify the technique. तो बोल रहे हैं कि ये बहुत ज्यादा डिफिकल्ट होता है कि एक सिंगल पर्सन में ही सारी क्वालिटीज जो भी चाहिए वो जरूरी हो, ऐसा सिंगल पर्सन ढूंढना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है। और ये भी डिफिकल्ट है कि एक पर्सन में वाकई में इतनी सारी क्वालिटीज होंगी। ठीक है, तो टेलर ने क्या बोला? टेलर ने बोला कि अपॉइंटमेंट होना चाहिए स्पेशलिस्ट का। यहाँ पे ऐसा आएगा बेटा, स्पेशलिस्ट का, बहुत सारे स्पेशलिस्ट होने चाहिए एक ऑर्गेनाइजेशन में। ऐसा उसने कौन सी अपनी साइंटिफिक मैनेजमेंट की टेक्निक में बताया है? द ऑप्शंस आर ए, स्टैंडर्डाइजेशन एंड सिंप्लीफिकेशन ऑफ वर्क, बी, मेथड स्टडी, सी, फंक्शनल फोरमैनशिप, डी, मोशन स्टडी। So option C is the correct option, functional foremanship, right? Functional foremanship में बेटा टेलर ने बोला कि 8 स्पेशलिस्ट होने चाहिए। कितने? 8 स्पेशलिस्ट, 4 अंडर द प्लानिंग डिपार्टमेंट, 4 अंडर द ऑपरेशनल डिपार्टमेंट। Next, moving on to the next question, the concept of work study techniques includes, work study techniques जो भी हैं उनमें क्या क्या आता है? The options are A, time study, B, motion study, C, fatigue study, D, all of the above. So बेटा all of the above ये सारे वर्क स्टडी से रिलेटेड ही टेक्निक्स हैं, टाइम स्टडी, मोशन स्टडी, फटीग स्टडी। नेक्स्ट बेटा, moving on to the next question, the objective of this technique of scientific management is to reduce a given line or a product to fixed type sizes and characteristics. Name the technique. तो क्या बोला जा रहा है? ये जो टेक्निक के बारे में बात हो रही है उसका ऑब्जेक्टिव क्या है कि प्रोडक्ट लाइन को या गिवन लाइन को क्या कर दिया जाए? कन्फाइन कर दिया जाए, कुछ ही साइजेस में अवेलेबल हो वो चीज और कुछ ही कैरेक्टरिस्टिक्स में अवेलेबल हो। तो बताइए ऐसी कौन सी टेक्निक है? द ऑप्शंस आर ए, मेथड स्टडी, बी, डिफरेंशियल पीस वेज सिस्टम, सी, स्टैंडर्डाइजेशन एंड सिंप्लीफिकेशन ऑफ वर्क, डी, फंक्शनल फोरमैनशिप। तो बेटा यहां पर क्या बात हो रही है? फिक्स्ड साइजेस हो, मतलब सारी चीजें पहले से क्या हो? डिसाइडेड हो, साइज भी डिसाइडेड हो कि कौन से साइज में अवेलेबल होगी, और कैरेक्टरिस्टिक्स भी क्या हो? फिक्स्ड हो, मतलब सेम कैरेक्टरिस्टिक्स हो। तो यहां पर फोकस किसके ऊपर हो रहा है? स्टैंडर्डाइजेशन के ऊपर। सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन, व्हिच इज स्टैंडर्डाइजेशन एंड सिंप्लीफिकेशन ऑफ वर्क। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, Which of the following is an objective of time study? Time study conduct करने का क्या objective है? The options are A, to determine the number of workers to be employed. ये decide करना कि number of workers कितने employ करने हैं हमें। B, to formulate suitable incentive schemes. जो भी incentive schemes एक worker के लिए होनी चाहिए उसे formulate करने के लिए। C, to calculate the labor cost. लेबर कॉस्ट मतलब जो कॉस्ट आ रही है लेबरर से रिलेटेड उसे कैलकुलेट करने के लिए। डी, ऑल ऑफ द अबव।
तो बेटा द आंसर इज ऑल ऑफ द अबव। जो भी टाइम स्टडी है वो कंडक्ट इसलिए की जाती है ये देखने के लिए कि एक वर्कर को कितना टाइम हमें देना चाहिए टू कैरी ऑन द पर्टिकुलर टास्क, और उसी से ही हमें पता लगता है कि नंबर ऑफ वर्कर्स हमें कितने एम्प्लॉय करने हैं, ठीक है, लेबर कॉस्ट कितनी रहने वाली है, और क्या क्या इंसेंटिव स्कीम्स होनी चाहिए कि वर्कर्स जल्दी जल्दी काम करें। नेक्स्ट, द टेक्निक ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट एम्स टू डिटरमिन द अमाउंट एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ रेस्ट इंटरवल्स। तो क्या बोल रहे हैं, ऐसी कौन सी टेक्निक है साइंटिफिक मैनेजमेंट की जिसका ऑब्जेक्टिव ये होता है ये डिसाइड करना कि कितना अमाउंट का रेस्ट इंटरवल देना है, मतलब रेस्ट कितना देना है एक लेबरर को, साथ में फ्रीक्वेंसी कितनी होनी चाहिए रेस्ट इंटरवल्स की, कितनी बार रेस्ट देना है, कितनी बार ब्रेक देनी है एक वर्कर को। दैट शुड बी प्रोवाइडेड टू द एम्प्लॉइज ड्यूरिंग वर्किंग आवर्स। वर्किंग आवर्स के टाइम पे क्या अमाउंट ऑफ रेस्ट इंटरवल्स प्रोवाइड करना है और कितने फ्रीक्वेंसी में रेस्ट इंटरवल्स प्रोवाइड करना है हमें अपने वर्कर्स को। तो ऐसी कौन सी टेक्निक है साइंटिफिक मैनेजमेंट की जो इससे रिलेट करती है? द ऑप्शंस आर ए टाइम स्टडी, बी मेथड स्टडी, सी मोशन स्टडी, डी नन ऑफ द अबव। देखिए बेटा, रेस्ट इंटरवल्स की कितना रेस्ट इंटरवल होना चाहिए, क्या फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए, क्या अमाउंट होना चाहिए, ये होता है फटीग स्टडी में। फटीग स्टडी, ठीक है। सो नन ऑफ द अबव इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट, द टेक्निक ऑफ डिफरेंशियल पीस रेट सिस्टम was developed by Taylor in order to। डिफरेंशियल पीस वेज रेट सिस्टम जो है, ठीक है, ये एफडब्ल्यू टेलर ने डेवलप करी थी, क्यों? द ऑप्शंस आर ए डिस्क्रिमिनेट बिटवीन एफिशिएंट एंड इनएफिशिएंट वर्कर्स। ये डिस्क्रिमिनेट करने के लिए, डिफरेंशिएट यानी कि करने के लिए कि एफिशिएंट वर्कर्स कौन से हैं और इनएफिशिएंट वर्कर्स कौन से हैं। बी रिवॉर्ड द एफिशिएंट वर्कर, जो एफिशिएंट वर्कर है उनको बढ़िया रिवॉर्ड प्रोवाइड करने के लिए, उनको बढ़िया रिटर्न प्रोवाइड करने के लिए। सी मोटिवेट द इनएफिशिएंट वर्कर्स टू परफॉर्म बेटर, और जो इनएफिशिएंट वर्कर्स हैं वो अच्छे से परफॉर्म कर पाए उनको मोटिवेट करना उसके रिगार्डिंग। एंड डी ऑल ऑफ द अबव। सो द करेक्ट आंसर इज बेटा ऑल ऑफ द अबव। देखिए, डिफरेंशियल पीस वेज रेट सिस्टम में हम जानते हैं कि जो टेलर था उसने क्या बोला था, टेलर ने बोला था कि एक टारगेट फिक्स कर दो, टारगेट फिक्स कर दो। लेट सपोज जो 100 यूनिट्स बना लेगा पूरे ओवरऑल मंथ में, प्रोडक्शन कर लेगा 100 यूनिट्स की, तो उसे जो वेज रेट प्रोवाइड किया जाएगा वो प्रोवाइड किया जाएगा 10 रुपीज पर यूनिट, ठीक है। और जो वर्कर टारगेट को अचीव नहीं कर पाया, ठीक है, जो मतलब 100 यूनिट्स नहीं बना पाया, तो उसे 10 रुपीज पर यूनिट से कम का वेज रेट मिलेगा। लेट सपोज उसे दिया जाएगा 9 रुपीज पर यूनिट, जो 100 यूनिट्स नहीं बना पाया, जो टारगेट को अचीव नहीं कर पाया। और जो टारगेट को अचीव करके टारगेट से ऊपर चला गया, लेट सपोज किसी ने 110 यूनिट्स बना ली, ठीक है, जिसने टारगेट से ऊपर अचीव कर लिया, तो उसे देंगे हम 11 रुपीज पर यूनिट के हिसाब से वेज रेट, ठीक है। तो अब ये क्या है, ये डिफरेंशियल पीस वेज सिस्टम है जिसमें टेलर ने बोला कि जो वर्कर्स टारगेट अचीव कर लेते हैं उनके लिए डिफरेंट वेज रेट होना चाहिए, जो वर्कर्स टारगेट अचीव नहीं कर पाते हैं यानी कि इनएफिशिएंट वर्कर्स, उनके लिए अलग होना चाहिए, और जो वर्कर्स टारगेट से भी ऊपर परफॉर्म कर जाते हैं तो उनके लिए अलग होना चाहिए वेज रेट, दैट इज एफिशिएंट वर्कर्स, ठीक है। तो ये इसलिए किया गया ताकि टेलर ये देख सके एफिशिएंट वर्कर कौन सा है और इनएफिशिएंट वर्कर कौन सा है। दूसरा, एफिशिएंट वर्कर्स को रिवॉर्ड दिया जा सके। आप देख रहे हो ना, टारगेट से ऊपर जिन्होंने परफॉर्म किया उन्हें 11 रुपीज पर यूनिट के हिसाब से प्रोवाइड किया गया। और तीसरा, अब जो वर्कर्स बेटा टारगेट से ऊपर अचीव कर रहे हैं और इतना अच्छा अर्न कर पा रहे हैं, तो ये एक एग्जाम्पल सेट कर रहे हैं दूसरे वर्कर्स को कि तुम लोग भी अच्छा कर सकते हो, तुम्हें भी अच्छा पैसा देगी कंपनी, तुम टारगेट से ऊपर क्या करो, अचीव करो, राइट। तो मोटिवेट भी किया जाता है इनएफिशिएंट वर्कर्स को टू परफॉर्म बेटर थ्रू दिस टेक्निक। सो ऑल ऑफ द अबव इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, the application of this principle of management leads to higher production and better work for the same effort। क्या बोल रहे हैं कि सेम एफर्ट से, ठीक है, हायर प्रोडक्शन हो जाती है, प्रोडक्शन लेवल इंक्रीज हो जाता है और बेटर वर्क, क्वालिटेटिव वर्क भी होता है। तो ऐसा कौन सा प्रिंसिपल है जिसको अप्लाई करने से सेम एफर्ट्स के साथ हायर प्रोडक्शन भी हो और बेटर वर्क भी हो?
ठीक है। सो आइडेंटिफाई द रिलेटेड प्रिंसिपल ऑफ जनरल मैनेजमेंट, जनरल मैनेजमेंट का रिलेटेड प्रिंसिपल आइडेंटिफाई करो। द ऑप्शंस आर ए डिसिप्लिन, बी इक्विटी, सी डिवीजन ऑफ वर्क, डी ऑर्डर। तो यहां पर बेटा ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन, डिवीजन ऑफ वर्क। जैसे कि हम जानते हैं कि डिवीजन ऑफ वर्क में वर्क को छोटे छोटे पीसेस में डिवाइड किया जाता है और उन पीसेस को दिया जाता है वर्कर्स को परफॉर्म करने के लिए, राइट। और जब वो वर्क एलोकेट किया जाता है, जब वो पीसेस ऑफ वर्क एलोकेट किए जाते हैं टू द लेबरर्स, तो वो किए जाते हैं कीपिंग इन माइंड द क्वालिफिकेशन, द स्किल्स, द एक्सपर्टाइज, द नॉलेज ऑफ द वर्कर्स। तो इससे क्या होता है कि वो लोग अपना बेस्ट परफॉर्म कर पाते हैं। और वैसे भी जो सेम चीज, सेम पीस ऑफ वर्क एक वर्कर अगेन एंड अगेन डेली परफॉर्म कर रहा है, तो डेफिनेटली वो एक्सपर्ट हो जाएगा उस चीज में। और जब वो एक्सपर्ट होगा तो प्रोडक्शन तो बढ़ेगी बढ़ेगी, साथ में वो वर्क भी बहुत अच्छा कर पाएगा, क्वालिटेटिव वर्क दे पाएगा। सो डिवीजन ऑफ वर्क। नेक्स्ट, according to this principle of general management, an organization should safeguard against abuse of managerial power, but at the same time a manager should have the necessary authority to carry out his responsibility। क्या बोल रहे हैं, एक ऐसा प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल ऑफ जनरल मैनेजमेंट है, जिसमें क्या किया जाता है, जिसमें यह इंश्योर किया जाता है कि एक ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, नेसेसरी अथॉरिटी तो दे अपने मैनेजर को। नेसेसरी अथॉरिटी मतलब जो पार जितनी जरूरत है उतनी पार तो दे, साथ में ये भी ध्यान में रखे, ये भी सेफगार्ड करे कि एब्यूज ना हो मैनेजरियल पार का। मतलब मैनेजर को जो पार दी जा रही है, मैनेजर उसका एब्यूज भी ना करे, ठीक है। तो बताइए कि ऐसा कौन सा प्रिंसिपल ऑफ जनरल मैनेजमेंट इससे रिलेट करता है। नेम द प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट बीइंग डिस्क्राइब्ड इन द गिवन स्टेटमेंट। तो ऑप्शंस है बेटा, ए डिसिप्लिन, बी अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, सी यूनिटी ऑफ कमांड, डी यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन विच इज अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। अथॉरिटी का मतलब होता है बेटा पार, रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब होता है ड्यूटीज। प्रिंसिपल ऑफ अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ये बोलता है कि जब भी अथॉरिटी प्रोवाइड की जाती है तो उसको हमेशा ध्यान में रखो, अथॉरिटी प्रोवाइड करते टाइम रिस्पॉन्सिबिलिटी को भी ध्यान में रखा जाए। अथॉरिटी जो प्रोवाइड की जा रही है दैट शुड बी इक्वल टू द रिस्पॉन्सिबिलिटी। जिसको जैसी रिस्पॉन्सिबिलिटी दे रहे हो उसके अकॉर्डिंग उसे पार दी जानी चाहिए उसकी। अगर अथॉरिटी ज्यादा हो गई किसी को, जितनी हमने रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रोवाइड की है उससे, तो वो मिसयूज करेगा अथॉरिटी का। और अगर अथॉरिटी कम होगी जितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रोवाइड की गई है उससे, तो वो पर्सन अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को ठीक से कैरी आउट नहीं कर पाएगा। चलिए मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेम द प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट सजेस्टेड बाय हेनरी फ्योल which advocates that there should be one superior at all levels, clear and fair agreement and judicious application of penalties। ठीक है, तो क्या बोल रहे हैं यहां पर, ये बोल रहे हैं कि एक सुपीरियर होना चाहिए हर एक लेवल पर। तो ये कौन से प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट में बोला गया है कि एक सुपीरियर होना चाहिए, बहुत सारे सुपीरियर्स नहीं होने चाहिए, ऑर्डर सिर्फ एक ही सुपीरियर से मिलना चाहिए, राइट। तो ये बोला गया है बेटा प्रिंसिपल ऑफ कमांड में, प्रिंसिपल ऑफ कमांड में। सो यहां पर आंसर है नन ऑफ द अबव, ठीक है। नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू हेनरी फ्योल, इफ दिस प्रिंसिपल ऑफ जनरल मैनेजमेंट इज वायलेटेड, वायलेटेड मतलब जब ये पर्टिकुलर प्रिंसिपल ठीक से काम नहीं करेगा, अप्लाई नहीं किया है कंपनी ने ठीक से इस प्रिंसिपल को, तो क्या होगा, डिसिप्लिन इज इन जियोपार्डी, ऑर्डर डिस्टर्ब्ड, स्टेबिलिटी थ्रेटन्ड, है ना। तो क्या बोल रहे हैं, ये सारी चीजें ठीक से नहीं चलेंगी ऑर्गेनाइजेशन में, डिसिप्लिन तो सारा खराब हो जाएगा और ऑर्डर जो है, जो चीज जहां पर आपको दिखनी चाहिए वो डिस्टर्ब हो जाएगी, ठीक है, और स्टेबिलिटी भी खराब हो जाएगी ऑर्गेनाइजेशन में। तो बताइए कि कौन से प्रिंसिपल की बात हो रही है। तो प्रिंसिपल ऑफ डिसिप्लिन, डिसिप्लिन की बात हो रही है बेटा। प्रिंसिपल ऑफ डिसिप्लिन सेज दैट कि रूल्स एंड रेगुलेशन प्रॉपरली एक ऑर्गेनाइजेशन में फॉलो होने चाहिए, जिससे कि जो एक प्रॉपर ऑर्डर है ऑर्गेनाइजेशन को चलाने का वो प्रॉपरली चलता रहे, और जो स्टेबिलिटी है कि स्मूथ रनिंग चल रही है ऑर्गेनाइजेशन की वो भी होती रहे। नेक्स्ट, which principle of general management advocates that employee turnover should be minimized to maintain organizational efficiency।
तो ऐसा कौन सा प्रिंसिपल है जनरल मैनेजमेंट का जो ये बोलता है कि एम्प्लॉय को जॉब से नहीं निकाला जाना चाहिए बार बार जल्दी जल्दी, तो एम्प्लॉय का जो टर्नओवर है वो मिनिमाइज हो जाना चाहिए। द ऑप्शंस आर ए स्टेबिलिटी ऑफ पर्सनल, बी रेम्यूनरेशन ऑफ एम्प्लॉइज, सी इक्विटी, डी एस्पिरिट, डी कॉर्प्स। सो बेटा इट इज ऑप्शन ए स्टेबिलिटी ऑफ पर्सनल। स्टेबिलिटी का मतलब ही क्या है कि एम्प्लॉइज को स्टेबल होके काम करने दो, है ना, एम्प्लॉइज को जॉब सिक्योरिटी प्रोवाइड करो, एम्प्लॉइज को जल्दी जल्दी हमें ऑर्गेनाइजेशन से बाहर नहीं निकालना है, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन के लिए भी बहुत ज्यादा नुकसान होता है अगर ऑर्गेनाइजेशन एम्प्लॉइज को बाहर निकालती है, क्योंकि एम्प्लॉइज पे बहुत ज्यादा खर्चा करती है एक ऑर्गेनाइजेशन, एम्प्लॉइज को प्रॉपरली ट्रेंड करती है ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। तो एग्जिस्टिंग एम्प्लॉइज बहुत ही ज्यादा वैल्यूएबल होते हैं एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए, क्योंकि वो वेल स्किल्ड एंड वेल ट्रेन्ड एम्प्लॉइज होते हैं। तो यहाँ पर गाइज आई होप आप अपने आप को सेल्फ असेस कर पाए होंगे कि इस चैप्टर को आपको और डीपली करना चाहिए या जितना आपने किया वो ओके है। तो यहां पर गाइज आपको ये बताना चाहूंगी, अगर आपको इन क्वेश्चंस में कुछ भी डाउट है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, हमारी जो टीम है वो आपको एज सून एज पॉसिबल रिप्लाई करेगी। तो यहां पर आई होप यू लाइक द सेशन। इफ यू फील द सेम देन प्लीज लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल इफ यू आर न्यू टू अवर चैनल। तो यहां पर गाइज सेशन को एंड करना चाहूंगी, मिलते हैं हमारे नेक्स्ट सेशन में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, जय श्री श्याम।